प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि अध्यादेश और अधिनियम में अंतर। दरअसल इस टॉपिक को लेने की एक प्रमुख वजह है कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के मामले में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई थी और वो काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो प्राप्त है नहीं, राइट। तो ऐसी स्थिति में उसके अधिकार अन्य राज्यों के सापेक्ष काफ़ी कम हैं, तो ये विवाद समय समय पर होता रहता है। तो वो जो अध्यादेश है वो अभी लोकसभा में पेश किया जा चुका है, उसे अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए। तो आइए ये जानना जरूरी है कि अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर है। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं आज इस टॉपिक को, और अभी जरा लोकसभा से पास होने दीजिए उसे, फिर राज्यसभा से पास होने दीजिए, तो फिर उस पर विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये दिल्ली सरकार को लेकर के, यानी दिल्ली को लेकर के ये अध्यादेश का विवाद क्या था, और जरा इसका पटाक्षेप होने दीजिए, राइट ना। तो उस पर फिर आप लोग वीडियो लेकर के आएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं अध्यादेश और अधिनियम के बीच के अंतर को लेकर के। देखिए, आपके यहां पर संसदीय सरकार के स्वरूप को अपनाया है, बात यहीं से निकलेगी आपकी। केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर, और इस संसदीय सरकार के स्वरूप का एक विशेषता होती है कि यह एक प्रमुख प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसमें जो कार्यपालिका है और विधायिका के बीच के जो संबंध हैं ये आपके विलय के सिद्धांत पर विनियमित होते हैं। एक और सिद्धांत उत्तरदायित्व का, उसको हमने यहां नहीं लिया है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी अधिनियम और अध्यादेश को समझने के लिए हमारे लिए इस प्रिंसिपल का जानना जरूरी है। इस प्रिंसिपल से उसका क्या कनेक्शन है, जरा इसको आप यहां एक बार समझ लीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। यानी विलय के सिद्धांत का मतलब यह है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही अपने गठन को लेकर के और अपने कार्यकरण को लेकर के इनकी एक दूसरे पर अंतर निर्भरता है। अंतर निर्भरता कैसे है कि अभी आप देखेंगे कि केंद्र स्तर पर आपके लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के प्रति कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कार्यपालिका है, यहां कार्यपालिका से मतलब वास्तव में मंत्रिपरिषद से है। यानी मंत्रिपरिषद हेडेड बाई पीएम और स्टेट लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई सीएम। तो आप देखेंगे कि ये जो कार्यपालिका का जब मतलब हम बोल रहे हैं यहां, तो इसका मतलब है वास्तविक कार्यपालिका। तो ये क्या है, आपका विधायिका का अंग है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। या एक और फैक्टर है कि अगर मंत्रिपरिषद को सत्ता में बनाए रखने में विधायिका विफल हो जाती है तो फिर उसका भी विघटन हो जाता है, फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं। यानी इनके कार्यकरण को लेकर के, गठन को लेकर के एक दूसरे पर अंतर निर्भरता है। और यूपीएससी में इसका टॉपिक भी दिया हुआ है आपका कि अंतर निर्भरता के संबंध को लेकर के कि वो क्या है, उसमें समस्या क्या है, समाधान क्या है, उसको लेकर के लगातार यूपीएससी आपसे प्रश्न करती रहती है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब यहीं से ये बात निकल करके आती है कि विधि के शासन में, ध्यान से आप समझना, विधि के शासन में एक प्रमुख बात, हम देखिए विभिन्न कॉन्सेप्ट से हम केवल वही पॉइंट उठा रहे हैं जो आज के हमारे इस विषय के लिए रेलेवेंट है। अभी जो मैंने वहां उठाया उतना ही काफी था। अभी विधि के शासन में से एक पॉइंट और उठाएंगे हम यहां, अपनी बात को पूरी एक क्रमिक तौर पर स्पष्ट करने के लिए। और इसी तरह से आपको मेंस में उत्तर लिखना होता है, इसी तरह से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है इंटरडिपेंडेंसी को लेकर के, अंतर संबंध को लेकर के, राइट। तो विधि के शासन की एक पहलू यह होता है
कि इसमें जो भी सरकारी कामकाज होगा, सरकारी कामकाज, इसके लिए पहले से एक विधि होना जरूरी है, विधि होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए उसे एक कलम भी खरीदना है तो यह कलम खरीदने के लिए भी पहले से लॉ में मेंशन होना चाहिए। अगर ये पहले से लॉ में मेंशन नहीं है तो वो ये कलम भी नहीं खरीद सकता। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो विधि के शासन का पहलू क्या है कि इसमें सरकार का जो कार्यकरण है वो विधि आधारित होता है और उसके लिए कोई भी कामकाज जब करेगी तो उसके लिए पहले उसके पास लॉ होना जरूरी है। राइट नाउ, बिना लॉ के यानी बिना विधि के वो कोई कामकाज नहीं कर सकती। अब जरा अगले स्लाइड पर आइए। दो बातें क्लियर हो गई। अब संविधान हमारा क्या है? मूल विधि है, फंडामेंटल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन। और अन्य सभी विधि इस संविधान के क्या हैं? अधीन हैं, तो उन्हें अधीनस्थ विधि बोलते हैं। अब देखिए संविधान में क्या किया हुआ है कि आपके मूल प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो इस संविधान ने, ध्यान से आप समझना, विधि बनाने की शक्ति यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत विधि बनाने की शक्ति विधायिका को दी है। चूंकि आपके यहां पर संघात्मक सरकार है तो यह विधायिका में केंद्र स्तर पर कौन करेगा? ये संसद। और राज्य स्तर पर कौन करता है? राज्य विधानमंडल। ये अपने अपने क्षेत्राधिकार में विधि का निर्माण करेंगे संविधान के अनुसार। ठीक। अब देखिए, यानी विधि निर्माण का संविधान सम्मत विधि निर्माण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका। और अभी हम यहां बात करेंगे संसद की। किसकी? संसद की। विधायिका का काम है विधि निर्माण करना और इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है विधि निर्माण की। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अधिनियमितीकरण। और यह प्रक्रिया क्या होती है आपकी? यह प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक होती है जो संविधान और संविधान सम्मत विधियों के माध्यम से यह प्रक्रिया विनियमित होती है विधि निर्माण की। यानी कि आप देखेंगे कि अधिनियम, अब आ जाइए, अधिनियम जो कि स्थायी कानून होता है और यह किसके माध्यम से आता है? अधिनियमितीकरण के माध्यम से। अब यह अधिनियमितीकरण क्या होता है? अब जरा इसको समझिए कि यह है आपकी संसद और संसद में आपके दो सदन हो गए, लोकसभा और दूसरा सदन है आपका राज्यसभा, और एक हो गए आपके, एक अंग है आपके राष्ट्रपति। अब देखिए इस अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है कि सबसे पहले विधेयक लाया जाता है, चाहे आप लोकसभा में लेकर के आइए पहले या राज्यसभा में लेकर के आइए, और यह विधेयक दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? समरूप पारित होना चाहिए, को आइडेंटिकल। यानी पहले लोकसभा में ले आइए या पहले राज्यसभा में, 3 वाचन होते हैं प्रत्येक सदन में, यानी लोकसभा में लेकर के आए या आप राज्यसभा में, तो सबसे पहले उस विधेयक के मूल
जो तत्व हैं यानी उसके उद्देश्य हैं उस पर सामान्य चर्चा होती है। फिर दूसरे वाचन में उसके क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होता है, संशोधन होते हैं, मतदान किया जाता है, राइट। और मतदान के माध्यम से फैसला लिया जाता है कि उस विधेयक में उस प्रावधान को एज इट इज रखना है या उस प्रावधान में कोई परिवर्तन करना है। यह फैसला मतदान के माध्यम से होता है, क्लॉज बाई क्लॉज। यह दूसरा चरण हुआ। तीसरे चरण में फिर कहा जाता है कि भाई अब एज अ होल उस विधेयक को पारित किया जाए, तो फिर एज अ होल उस विधेयक को तीसरे वाचन में पारित किया जाता है। फिर वो कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा, वहां पर भी समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब आप देख रहे हैं कि लोकसभा में पूरे देश से चुने हुए आपके सांसद हैं 543। अगर आप राज्यसभा की बात करें तो इसमें भी 233 निर्वाचित सदस्य हैं। यह बात एक अलग है कि इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन चुनाव के माध्यम से ही है। तो आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह फैसला लिया जाता है कि यह कानून समाज के लिए उपयोगी है और या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। अब क्या होगा? जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उसे अनुमति दे देते हैं तो अब यह विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिनियम। तो अधिनियम का मतलब समझ में आ गया आपको? अब जरा आइए विधेयक यानी अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये बाईपास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अधिनियम और अध्यादेश में पहला अंतर तो यह है कि जो अधिनियम जो बनता है वो अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों की भागीदारी होती है, बहस होती है, बहस के बाद मतदान होता है, प्रेस और मीडिया से प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। ये सारी बातें यहां पर होती हैं। अब होता क्या है कि सरकारी विधेयक यानी सरकार को यानी शासन चलाना होता है, तो सरकार विधेयक लेकर के आती है। जो सरकारी विधेयक होता है तो वो दोनों सदनों से पारित कराती है। दोनों सदनों से पारित कराने के बाद अब उसे राष्ट्रपति से कहती है कि भाई आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर कर दिया, अधिनियम बन गया। अब जरा ये अध्यादेश। अध्यादेश में क्या होता है? ऑर्डिनेंस। अध्यादेश। अध्यादेश में जैसे आपकी मंत्री परिषद है, हेडेड बाय पीएम, और इसके अंदर एक छोटा समूह होता है मंत्रिमंडल, या इसको मंत्रिमंडल ले लीजिए मंत्री परिषद की जगह, मंत्रिमंडल। तो ध्यान से आप समझिए, मंत्रिमंडल फैसला लेता है कि भाई हमें कोई कानून बनाना है किसी विषय पर। तो ध्यान से आप समझिए, उसको विधेयक उस प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव को वो कहां लेकर के आता है? लोकसभा में से पास कराएगा, फिर उसे राज्यसभा से पास कराएगा। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करेगा, तब उसके पास वो कानून होगा और उस कानून के अनुसार वो शासन का संचालन करेगा। अब अध्यादेश में क्या होगा कि इस मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव तैयार कर दिया। क्या कर दिया? प्रस्ताव तैयार कर लिया। और प्रस्ताव तैयार करके अब इस प्रस्ताव को ये सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 में यह प्रोविजन है, यह शक्ति राष्ट्रपति को दी हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह न्यायिक निर्णय भी हो चुका है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग किससे करेंगे? मंत्रिमंडल के परामर्श से ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन भी आता है आपसे। तो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है अध्यादेश जारी करने की, बल्कि मंत्रिमंडल के परामर्श से ही इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी अभी मंत्रिमंडल ने क्या, यानी जो अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया क्या है कि आप प्रस्ताव तैयार करते हैं और उस प्रस्ताव को आप लोकसभा और राज्यसभा में लेकर के जाते हैं, तो वो प्रस्ताव वहां विधेयक हो जाता है। वहां से पारित कराने के बाद फिर आप राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं।
लेकिन अध्यादेश में मंत्रिमंडल क्या करता है कि उसने प्रस्ताव तैयार किया और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को अनुमति दी, तो इसी को क्या कहेंगे हम? अध्यादेश कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अध्यादेश जो होता है यह भी कानून है, यह भी कानून है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 की धारा 3 क में दिया हुआ है कि विधि में क्या क्या होगा। तो विधि में अध्यादेश को विधि माना गया है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर अधिनियम का उल्लेख नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यह कानून का सर्व प्रचलित स्वरूप है, राइट। जबकि वहां अध्यादेश का उल्लेख किया हुआ है अनुच्छेद 13 की धारा 3 क में कि कानून, अध्यादेश क्या है? एक कानून है, एक विधि है। तो यह भी एक विधि है, यानी कानून है, और अधिनियम तो कानून है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब पहला अंतर तो आपका यह हुआ कि जो अधिनियम है वो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कार्यपालिक अध्यक्ष की अनुमति के बाद अस्तित्व में आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। यानी अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जब कानून बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। तो अधिनियम क्या हुआ? एक तरह से विधायिनी आदेश हुआ। क्या हुआ? विधायिनी आदेश संविधान के अनुसार। इज इट क्लियर? जबकि अध्यादेश क्या है? अध्यादेश हो गया आपका, देखिए, मंत्रिमंडल है, यह भी कार्यपालिका है, ठीक, और यह वास्तविक कार्यपालिका है। इसके कहने पर राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति भी तो कार्यपालिक अध्यक्ष हैं। यह बात एक अलग है कि वो संसद के भी अंग होते हैं, और यूं तो आपका मंत्रिमंडल है, यह भी तो संसद का अंग है, राइट। यानी इसमें भी तो संसद के, भाई विलय का सिद्धांत मैंने शुरू में आपको बताया था, राइट। तो ध्यान से आप समझिएगा, यह कार्यपालिका का निर्णय हुआ, तो इसलिए अध्यादेश को हम क्या कहेंगे? कार्यपालिक विधि। क्या कहेंगे? कार्यपालिक विधि। तो अध्यादेश क्या कहलाता है? कार्यपालिक विधि कहलाता है। कार्यपालिक विधि क्यों कहलाता है? अगर आपसे 2 लाइन में आरएस में पूछा जाए, एमपीपीसीएस में पूछा जाए, राइट, और किसी स्टेट परीक्षा है जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं कि भाई अध्यादेश किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि संसद का, यानी विधायिका का जिन क्षेत्रों पर विधि बनाने का अधिकार होता है उन्हीं पर केवल कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधि को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। यह स्थिति सिर्फ भारत में है, दुनिया में और कहीं इस तरह की स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, और हम इस मामले में अजूबे हैं। क्या हैं? अजूबे। तो ध्यान से आप समझिए, यह भी एक अजूबापन है भारतीय संविधान का अध्यादेश को लेकर के। तो यह कार्यपालिक विधि हुई, और वो क्या हुई? आपकी संसदीय विधि हुई। क्या हुई? वो संसदीय विधि हुई। अधिनियम संसदीय विधि है, जबकि यानी विधायिनी विधि है। उसको क्या कहेंगे हम? यानी इसको क्या कहेंगे हम? विधायिनी विधि, यानी विधायिका द्वारा बनाई गई विधि क्या है? आपका अधिनियम है, जबकि केवल कार्यपालिका द्वारा उन्हीं विषयों पर बनाई गई विधि अध्यादेश कहलाती है। पहला अंतर तो यह हो गया। अब आइए, अगर हम प्रभाव की बात करें, ध्यान से आप समझना, तो जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है उन्हीं विषयों पर कार्यपालिक विधि भी बनाई जा सकती है, यानी अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। तो अगर प्रभाव को लेकर के बात करेंगे तो प्रभाव क्या है? समान है। यानी अधिनियम और अध्यादेश दोनों का प्रभाव क्या होगा? समान होगा, राइट। इक्वल फोर्स, ये यानी उसका जो विधिक प्रभाव है वो कम नहीं होगा। जो संसदीय अधिनियम का प्रभाव होता है वही अध्यादेश का प्रभाव होता है, और जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। अध्यादेश आपको समझ में आ गया? अब बार बार हम अध्यादेश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब समझिए इसको, देखिए, जब अधिनियम बनेगा तो ध्यान से आप समझिएगा, विधायिका कभी भी अपने क्षेत्राधिकार के विषय पर
अधिनियम बना सकती है। विधायिका जब भी आवश्यकता समझे तो अपने क्षेत्राधिकार के विषय पर, किस पर? अपने क्षेत्राधिकार के विषय पर विधि बना सकती है। ठीक, यानी अधिनियम, विधेयक पारित कर सकती है। उसके लिए किसी परिस्थिति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इन परिस्थिति में हम ऐसा बनाएंगे या उन परिस्थिति में ऐसा बनाएंगे। जब भी उसे आवश्यक लगता है वो आपका अपनी स्वेच्छा के अनुसार, यानी वो विधि का निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है। लेकिन ये जो अध्यादेश है ये आपके सामान्य परिस्थिति में नहीं, यानी सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अध्यादेश के माध्यम से विधि तभी बनाई जाएगी जब परिस्थिति विषम हो। क्या हो? तो दूसरा अंतर यह हो गया, यानी जो अधिनियम है वो सामान्य परिस्थिति में भी अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आ सकता है और विशेष में तो है ही, लेकिन अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में नहीं लाया जा सकता, यह केवल विषम परिस्थिति में ही लाया जाएगा। दूसरा अंतर आपका यह हो गया। अब आइए तीसरा अंतर क्या निकल करके आता है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो ये अधिनियम है ये आपका स्थायी विधि होती है, यानी परमानेंट लॉ है। अधिनियम परमानेंट लॉ है, जबकि अध्यादेश अस्थायी विधि है। क्या है? अस्थायी विधि, यानी ये टेम्परेरी लॉ है। कितना है? टेम्परेरी लॉ, यानी जिस दिन से जारी किया है, संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है स्पष्ट तौर पर कि जिस दिन से अध्यादेश जारी किया है उस तारीख से 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से यह पारित हो जाना चाहिए। यानी नियम यह है, नियम यह है अध्यादेश के लिए अनुच्छेद 123 में कि जब अध्यादेश जारी हो जाएगा तो अध्यादेश जारी होने के बाद जब भी संसद के सदनों की बैठक बुलाई जाएगी तो इस बैठक से अब ध्यान दीजिएगा 6 सप्ताह के अंदर, यानी 42 दिन के अंदर, कितने? 42 दिन, यानी 6 सप्ताह के अंदर यह संसद से पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो यह रद्द माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 85 की धारा 1 को आप आधार बनाएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद के किसी भी सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक जो होगी उसके बीच 6 महीने का समय नहीं होना चाहिए। तो अगर आइडियली आप देख लें कि 6 महीने लग जाते हैं आपको बैठक बुलाने में, तो अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम इसकी आयु हो सकती है एक बार में कितना? 6 महीने और 6 सप्ताह। यह क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाता है। पॉइंट की क्लैरिटी है। जबकि यह स्थायी विधि है, इसके साथ ऐसी कोई बंधन नहीं है। ठीक, अच्छा, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदन विश्रांत अवस्था में हो। किसमें हो? विश्रांत, रिसेस पीरियड। इसका मतलब यह है कि संसद का दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप कहेंगे सर एक सदन सत्र में है तो अध्यादेश जारी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कानून बनाना यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जिम्मेदारी है, राइट? तो चूंकि एक सदन नहीं है इसलिए विधेयक लाया ही नहीं जा सकता, उसके लिए दूसरे सदन का होना भी जरूरी है।
इसलिए उस अवधि में आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये इसके साथ पहलू है, जबकि ऐसी बात आपके अधिनियम के साथ नहीं है। पॉइंट की क्लैरिटी है। अच्छा, इसमें एक और अंतर आता है, वो अंतर क्या है, अब जरा उसको समझ लीजिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने अभी तक आपसे क्या बताया कि अधिनियम है वो अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आता है, और इस प्रकार ये विधायिनी अधिनियम, यानी ये विधायिनी अधिनियम होता है, यानी विधायिका का कानून होता है। दूसरी पहली बात, जबकि अध्यादेश कार्यपालिक विधि होती है, यानी केवल कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधि होती है। दूसरी बात हमने क्या बताई आपको कि अधिनियम जो होता है वो स्थायी विधि होता है, जबकि अध्यादेश है वो आपकी अस्थायी विधि है। तीसरा अंतर क्या बताया था आपको कि अधिनियम कभी भी आप बना सकते हैं, यानी विधायिका कभी भी अधिनियम यानी कभी भी कानून बना सकती है, चाहे सामान्य परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से विधि तभी बनाई जाएगी जब परिस्थिति विषम हो और संसद के सत्र यानी संसद के सदन सत्र में ना हो। यह भी उसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, एक और खास बात है कि जो संसद है ये आपके संविधान में संशोधन कर सकती है। किसमें? संविधान में संशोधन कर सकती है। किसके माध्यम से? और वो क्या कहलाएगा? संविधान संशोधन अधिनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? संविधान संशोधन अधिनियम। दूसरी बात, संसद मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। किसके माध्यम से? संविधान में संशोधन करने के माध्यम से। लेकिन अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से न तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है और ना ही मूलाधिकारों के मामले में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। यह भी ध्यान रखने की बात है। क्यों नहीं? क्योंकि सामान्य विधि से यानी विधि निर्माण की जो सामान्य प्रक्रिया है उसके माध्यम से संविधान में जो मूलाधिकार हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। राइट? उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आना पड़ेगा। तो अध्यादेश के माध्यम से जब संविधान में संशोधन ही नहीं किया जा सकता तो भाई मूलाधिकार में तो संविधान में संशोधन के माध्यम से कार्रवाई होती है। तो इसलिए मूलाधिकारों पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। अध्यादेश का क्षेत्राधिकार मूलाधिकारों पर नहीं है और संविधान में संशोधन करने को लेकर के नहीं है। बाकी संसद का जो भी क्षेत्राधिकार है उन सभी क्षेत्राधिकारों में अध्यादेश के माध्यम से विधि का निर्माण किया जा सकता है। पॉइंट की क्लैरिटी है। यह है आपके अधिनियम और अध्यादेश के बीच अंतर। अब यहां पर एक बात, यहां यह बात जान लेना जरूरी है कि यह जो अध्यादेश है यह आपकी स्थायी विधि का रूप तभी लेगा जब संसद इसे पारित कर दे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी दिल्ली सेवा के मामले में, दिल्ली सेवा यानी दिल्ली में जो आपके कर्मचारी हैं राइट नाउ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मूलतः तो उन्हीं के लेकर के मुद्दा यहां निकल करके आया है। इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो उसको लेकर के जो अध्यादेश लेकर के आई थी तो उसी अध्यादेश को, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो सत्र चल रहा है तो उसमें प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर या तो उसे पारित कराइए, यानी 42 दिन के अंदर या तो उसे पारित कराइए, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा में पेश कर दिया। अच्छा, जब आप अध्यादेश को संसद से पारित कराएंगे तो यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे एज इट इज पारित कराना चाहते हैं
या उसमें कुछ फेरबदल करके पारित कराना चाहते हैं, यह अब आपके विवेक पर निर्भर करेगा। तो अभी आप देखेंगे कि दिल्ली सेवा जो अध्यादेश है उसको संसद से पारित कराने के लिए उसमें कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं उन्होंने, तब उसको लोकसभा में पेश किया है। और जब ये लोकसभा से पारित हो जाएगा तो फिर उसे राज्यसभा से पारित कराया जाएगा। वही तीन चरणों से यहां गुजरेगा, वही 3 चरणों से वहां गुजरेगा। यह है आपके अध्यादेश और अधिनियम को लेकर के अंतर। अब जरा एक बार नट सेल में 2 मिनट में इसको क्लियर कर लीजिए शॉर्ट में। अध्यादेश कार्यपालिक विधि है, जबकि अधिनियम विधायिनी विधि है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, अधिनियम स्थायी विधि है, जबकि अध्यादेश अस्थायी विधि है। तीसरा अंतर, अधिनियम अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आता है, जो कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अध्यादेश केवल कार्यपालिका का निर्णय होता है और इसमें इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव होता है। राइट? तो ये मनमाने तरीके से भी आप इसका क्या कर सकते हैं, मनमाने तरीके से आप सत्ता का यानी शासन का संचालन करने के लिए आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसीलिए यह प्रोविजन कर दिया था कि यह मनमाने तरीके से आप अध्यादेश जारी न करें। तो अगला अंतर क्या आ गया कि जो अधिनियम है वो सामान्य परिस्थिति में भी आप बना सकते हैं, विषम परिस्थिति में भी बना सकते हैं, लेकिन अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब परिस्थिति विषम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अध्यादेश जारी करना कार्यपालिका की विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि सदन सत्र में है और आप अध्यादेश जारी कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अध्यादेश तभी जारी करेंगे जब संसद के सदन सत्र में न हो, यह कंडीशन है यहां पर। और अभी की स्थिति में और ब्रिटिश शासनकाल की स्थिति में यह मूलभूत अंतर है। यानी ब्रिटिश शासनकाल में अध्यादेश यानी विधायिका के सदन सत्र में होने के बाद भी गवर्नर और वायसराय जारी कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे यहां पर गवर्नर और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते अगर विधायिका के सदन सत्र में है तो इसका मतलब यह हुआ कि को एक्सटेंसिव पावर तो है ये, लेकिन को पैरेलल पावर नहीं है, यानी समानांतर शक्ति नहीं है, सह विस्तारित शक्ति है। और सह विस्तारित को लेकर के भी अंतर है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता और मूलाधिकारों से कोई आप इसके माध्यम से मूलाधिकार में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। यह भी इसका पहलू है। तो यह है आपके अध्यादेश और अधिनियम के बीच अंतर। आशा करता हूं कि यह अंतर आपको समझ में आया होगा। और अध्यादेश पर हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर यानी पॉलिटी गवर्नेंस वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप अध्यादेश को और गहराई से समझ सकते हैं। राइट? उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक को क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, विस्तार से सिर्फ अध्यादेश को आप समझ सकते हैं कि उसमें न्यायिक निर्णय क्या हुए हैं, राइट नाउ कौन कौन से उसमें इफ एंड वर्ड्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो वो सारी बातें विस्तार से उस वीडियो में। यहां तो हमने केवल एक चर्चा की थी आपसे कि अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर है उसको लेकर के। आशा करता हूं कि ये विवेचन आपको समझ में आया होगा और इनके बीच का जो बेसिक मूलभूत अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई भी कठिनाई होती है किसी विषय वस्तु को लेकर के, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको समयबद्ध तरीके से क्या दिया जाएगा, अनुक्रिया की जाएगी, रिस्पॉन्ड किया जाएगा आपको। तो आज इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।